अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हुसैन लियाकत। आज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स है जिनके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले बात करेंगे हम सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से, जिसने 14 से 25 दिसंबर तक कराची नेशनल स्टेडियम में होना था, वो भी डिले हो चुकी है। क्यों डिले हुई ये भी हम जानेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे शादाब खान के इशू को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर भी और नेशनल मीडिया पर भी। अब कल उनका एक इंटरव्यू भी आया जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ है उससे पहले एक प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ पाकिस्तान का मैच जारी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनसे हम सलमान बट के इशू पे भी बात करेंगे। वैसे तो ये इशू के ऊपर हम बात कर चुके, लेकिन हम उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब। जट साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जट साहब, सबसे पहले अगर सिंध प्रीमियर लीग की बात की जाए तो सिंध प्रीमियर लीग ने होना था, अभी एक हफ्ता बाकी था सिंध प्रीमियर लीग को, और एकदम से ये कैंसिलेशन, आपकी इतलात क्या है, ये कैंसिलेशन क्यों हुई? वालेकुम अस्सलाम हसनैन लियाकत। पहले तो मैं आपसे मालूम करूंगा कि एक बार पहले भी कमिटमेंट हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं सर, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सका था सर। नहीं, बात यह है कि सिंध प्रीमियर लीग जो है मेरी बात के मुताबिक जो है वो उनके जो डायरेक्टर कह रहे हैं, सीईओ कह रहे हैं, चौधरी शहजाद अख्तर, उनके जो को पार्टनर हैं आरिफ मलिक जो हैं, इन दोनों ने एक्चुअली मेयार पे समझौता करना गवारा नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एनओसी जारी कर रखी थी, तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल थे, खिलाड़ियों से डील मुकम्मल हो चुकी हुई थी, अब सिर्फ जो है वो लाइव एक्शन की बारी थी। लेकिन इसी दौरान जो है वो मेरी बात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डिपार्टमेंटल, जिसको पैटर्न कप कहते हैं आप, वो इवेंट भी आ गया और उसकी डेट्स जो है वो पीएसएल से टकरा रही थी। और वो जो स्टार खिलाड़ी थे वो क्योंकि अब डोमेस्टिक का एक मामला आ गया है, टीमें रीबिल्डिंग के प्रोसेस में है, तो हर खिलाड़ी चाहता है कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में जगह बना सके। तो इस पर कुछ खिलाड़ियों ने जो है वो राब्ता किया था एचएल इंतजामिया से सिंध प्रीमियर लीग की। तो फिर मेरी साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि शहजाद अख्तर और आरिफ मलिक, इन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इसका मेला सजाते हैं और उस मेले में स्टार खिलाड़ी नहीं होते या उनकी तादाद कम होती है तो यकीनी तौर पर एक बड़ी लीग के लिए नाइंसाफी होगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इसको चंद हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया। जट साहब, ये क्यों होता है कि हर मामले को हम अजीबोगरीब तरीके से हैंडल करते हैं? अब बहुत सारी जर्नलिस्ट भी हमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एनओसी नहीं मिली। हालांकि एनओसी के तो इश्यू ही कोई नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जो कि साबका सिंध गवर्नमेंट थी, वो मेरे ख्याल अगली भी सिंध गवर्नमेंट वही होगी, वो भी इन्वॉल्व थी, पीपल्स पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे, ज़का अशरफ साहब का खुद ताल्लुक उसी पार्टी से है। तो एनओसी के तो मामला मेरा ख्याल नहीं होने चाहिए। सर, असल में जब आपकी नॉलेज कम हो तो फिर आप इस तरह की कुछ भी बातें जो है वो उड़ाने लग जाते हैं बेपर की। एनओसी अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ अर्सा पहले एनओसी बाकायदा तौर पे जारी की गई थी। उस एनओसी को टेक ओवर करते हुए या हैंड ओवर करते हुए तस्वीरें भी रिलीज हुई थी। तो वो मेरे ख्याल से लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरीज का मामला है, तो मैं किसी और पे तो कमेंट नहीं करना चाहता, बट मेरी क्लास के मुताबिक एनओसीज भी थी, तमाम चीजें भी मुकम्मल हो गई थी। ये कुछ एक इश्यूज थे खिलाड़ियों के, जिस वजह से इसको पोस्टपोन किया गया। ठीक है जट साहब, थोड़ा सा इशू एक शादाब खान का बना, वो उसकी तरफ आ जाते हैं। इस इशू को लेके आपको भी वापस जो है वो आपको बड़े ईमेल्स भी की जाती हैं, ट्विटर पे भी धमकाया जाता है, क्योंकि आपने कुछ ट्वीट्स कर दी थी उनके हवाले से कि वो शायद इंजर नहीं है। पीसीबी ने इस मामले को देखा, तो ये मामला एक्चुअल में है क्या? देखिए, मैं किसी की इंजरी पे शक नहीं करता, ना मुझे करना चाहिए, ना किसी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को ये जेब देता है वो किसी की इंजरी पर जो है वो करे। हमारा और आपका काम हसनैन ये है कि हमने डेवलपमेंट बतानी है, जो डेवलपमेंट हो वो बतानी है। जो मेरी इत्तलात है, पाकिस्तान के स्टार जो है वो ऑलराउंडर शादाब खान, जो कभी स्टार हुआ करते थे, अब उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है, तो उनको लेके जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ इंक्वायरीज कर रहा है। एक तो ये कि जब उनको कमर पे लाद के ग्राउंड से बाहर ले जाया गया तो कहा जाता है कि वहां पे स्ट्रेचर भी थी, एम्बुलेंस भी थी, तमाम जो है वो फैसिलिटीज थी, जो मुख्तलिफ चैनल में अखबारात ने उसकी तस्वीर भी दिखाई हैं। तो उसके बावजूद जो है वो शादाब को कांधे पे लाद के क्यों लेके जाया गया? फिर टीम के जो जराए हैं उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को ये इन्फॉर्म किया, कुछ साथियों से भी मुतालिक जो है वो इत्तलात हैं कि शादाब खान जो है वो ये मुबैना तौर पर दावा किया जा रहा है कि शादाब खान ये कहते थे कि उनको साल में 3 कंकशन हो गए, बैक टू बैक खिलाया जा रहा है, वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हो रही और जो है वो ये बड़ा अच्छी बात नहीं है, लिहाजा उनको आराम दिया जाए। दूसरी जानिब जो उनकी टीम मैनेजमेंट थी वो कहती थी कि जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट क्लियर है, जब आप इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच जो है वो खेल कर आ गए, जब आप पाकिस्तान का कैंप खेल कर आ गए, तो वहां इन तमाम जगहों पे आपको कंकशन के मामला नहीं थे क्या और वर्कलोड मैनेजमेंट के मामला नहीं थे क्या?
तो उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने फिर ये फैसला किया कि जो है वो जो मेरी बात है कि क्रिकेट बोर्ड ने इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक इंक्वायरी बिठाई है। अब उस इंक्वायरी में देखें क्या सामने आता है। लेकिन आपने ये भी कहा कि शायद शादाब खान न्यूजीलैंड का दौरा नहीं करना चाहेंगे, उनके फिगर्स भी कुछ इस तरह अच्छे नहीं है न्यूजीलैंड के हवाले से, तो उस हवाले से बताइएगा कि क्या न्यूजीलैंड के लिए वो अवेलेबल होंगे या फिर न्यूजीलैंड से साथ ही आपको पता है ILT भी होनी है, ILT के लिए वो अवेलेबल होंगे? हसन, बात यह है कि कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान से खेलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। मुझे अच्छे से याद है शाहिद अफरीदी ने कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब वो चीफ सेलेक्टर बने थे, तो उन्होंने कहा था कि जी शादाब खान जो है वो खेलना चाहते थे। मैंने उनको कहा कि जी अपनी जो है ना वो पहले आप फिंगर इंजरी उनकी गालिबन थी कि पहले आप उसका जो है ना वो मुझे वो स्कैन भेजें, फिर हम फैसला करेंगे, वरना शादाब तो कह रहे थे कि मैं फिट हूँ। वो तो खेलना चाहते थे, टीम मैनेजमेंट उस टाइम की वो भी शादाब को मान रही थी, बट जब वो आया स्कैन सामने आया तो पता चला कि शादाब खान के फ्रैक्चर है। तो खिलाड़ी तो इस तरीके से जो है छुपा के भी चीजें पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं और अभी भी दौरे न्यूजीलैंड के लिए वो पूरा जोर लगाएंगे कि वो सिलेक्ट हो जाए। पर बड़ी हैरत होगी कि अगर वो दौरे न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि रिसेंट पास में अगर हम शादाब खान की T20 की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हम बात नहीं करते वनडे की, तो शादाब खान की परफॉर्मेंस अप टू दी मार्क नहीं है। अभी नेशनल T20 में जो उन्होंने 2 मैचेस खेले, उन 2 मैचों में सिर्फ 2 आउट किए। आखिरी 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस अगर हम आप देखते हैं तो सिर्फ एक मैच में वो 4 ओवर पूरे करा सके, वरना 3 और 2 ओवर कराते रहे। इन 5 मैचेस में वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ये 5 मैचेस खेले हैं, उसमें सिर्फ 2 आउट किए हैं। अगर हम बात करें कि उनके न्यूजीलैंड के साथ स्टैट क्या है तो वो भी बड़े हॉरिबल है। 19 मैचेस T20 के खेल के शादाब खान ने सिर्फ 14 आउट कर रखे हैं। तो ये यकीनी तौर पे किसी तौर पे गवाजी नहीं करता कि एक खिलाड़ी जो मुसलसल फेल हो उसकी जो है ना सिर्फ उसको नवाजने के चक्कर में आप दूसरों के साथ ज्यादती करें। इसी नेशनल T20 में उस्मान कादिर ने पंजाबी मार दिया। उस्मान कादिर अगर मैं गलत नहीं हूँ टॉप 5 विकेट टेकर में भी मौजूद है, वो लेग स्पिनर है। इसी तरीके से उसामा मीर को आप देखेंगे किस तरीके से आपने एक लंबा अरसा उनके साथ ज्यादती वो सिर्फ शादाब खान की वजह से करते रहे। तो एक खिलाड़ी को जब आप खिलाए ना, उसको जो है वो उस तरह का इस्तेमाल ना दें जिस तरह का आप अपने शहीदों को दें, फिर आप तवक्को करेंगे यार वो परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह की करके दिया है जो उसामा मीर के साथ हुआ है, तो ये बड़ा गलत है। नेशनल T20 जारी था और उसामा मीर को उनकी टीम हालांकि सुपर 8 में भी पहुंच गई, लेकिन उनको बिग बैश के लिए NOC जारी कर दी गई। ये एक क्लियर मैसेज था कि उसामा आपके लिए हमारे पास जगह नहीं है। जिनके लिए जगह के मामला थे उनको NOCs नहीं दी गई, हालांकि उनके मुआहदे भी थे मुख्तलिफ लीग से। तो ये इस बात की खमाजी करता है कि फेवरेटिज्म जो है वो पास में था। अल्लाह करे कि अब आगे ना हो। सर NOC के मामले में तो बिल्कुल आऊंगा, लेकिन जो आपने फिगर्स अपने ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किए हुए थे शादाब खान के हवाले से, उनको भी मैंने क्रॉस चेक किया, वो फिगर्स तो बिल्कुल ठीक हैं। तो इसमें मुझे ये बताइएगा कि ये प्रोपोगंडा कहां से आ गया और ब्लैकमेलिंग कहां से आ गई, क्योंकि काफी ज्यादा लोग आपको एक बार फिर तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हसनैन, ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। कुछ लोग होते हैं उन्होंने चापलूसी करनी होती है, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने आईना दिखाना होता है। आप इसको अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन मैं उन लोगों में शामिल हूँ और यहाँ हसनैन लियाकत उन लोगों में शामिल है जिन्होंने आईना दिखाना होता है। हमें ये परवाह नहीं होती कि हमें इस आईना दिखाने की क्या कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखें, मैं जितने इंटरव्यूज करता हूं, जितने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में सवालात होते हैं, मैं फैक्ट बेस्ड सवालात करता हूं, चाहे वो इंटरव्यूज है, चाहे वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मेरी अपीयरेंस हो। तो ये लोगों को चुभती है। ऐसा नहीं हो सकता कि शादाब है वो मुसलसल 5 मैचेस में फ्लॉप हुए हों और मैं उनकी शान में किलावे में लाना शुरू कर दूं कि शादाब ने ये कर दिया, शादाब ने वो कर दिया। जो शादाब को करना था वो अनफॉर्चुनेटली शादाब ने नहीं किया। तो अब इस पे बात तो होगी। अगर बात करना गुनाह है तो मैं और हसनैन लियाकत ये गुनाह करते रहेंगे। अगर बात करना जुर्म है, मैं और हसनैन लियाकत ये बात करने का जुर्म करते रहेंगे। हाँ, जिस दिन हम अनफैक्चुअल बात करें, जिस दिन हम बायस होकर बात करें, आप हमें आईना दिखाइएगा जिस तरह हम लोगों को आईना दिखाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने शुएब साहब, और हम आपके साथ हैं। जिस तरह की धमकियां आपको मिल रही हैं, यकीनी तौर पर एक साफ़ी को इस तरह की धमकियां मिलें तो सारे साफ़ियों को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा शुएब भाई, आपने NOCs की बात की, तो NOCs के मामले को लेकर मैं समझता हूं कि काफ़ी ज़्यादा ज़्यादतियाँ भी हुई हैं और हमारी जो करंट टीम के प्लेयर्स हैं, मेरी इतलात के मुताबिक, शायद मेरी इतलात ठीक नहीं होंगी, वो जो आपके फैब 3 हैं बाबर रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, उनसे काफ़ी ज़्यादा नाला भी हैं कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है वो बिल्कुल ठीक कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और ये काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी नाराज़ हैं कि हमें तो इसका फ़ायदा ही नहीं है। भाई मैं आपको ये बता दूं, बड़े दावे से और बड़े वजूद से ये बात बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप की टीम में शामिल कई खिलाड़ियों ने और स्टार खिलाड़ियों ने, छोटे नहीं स्टार खिलाड़ियों ने
कॉन्ट्रैक्ट पे इसलिए साइन नहीं किए थे। उनका मानना ये था कि उन्हें डी और सी कैटेगरी में डाला गया, जिसके तहत साल के उनको जो पैसे अदा करने होंगे वो साल के पैसे मतलब उनको जो क्रिकेट बोर्ड से मिलेंगे वो किसी को 1 करोड़ मिलेगा और किसी को 1.25 करोड़ के करीब मिलेंगे। इसके बरक्स जो है वो आपने जिनका पैप फ्री का नाम दिया है, जिनको इन खिलाड़ियों ने अपना बड़ा बना के पेश किया था कि क्रिकेट बोर्ड से बजाय इसके एक एक लड़का बात करे, आप तीनों हमारे तर्जमान बन के बात कर ले, आप हमारे एडवोकेट होंगे। तो जब इनका उनसे राब्ता हुआ, मतलब इन्होंने ये इख्तियार दे दिया, तो उन खिलाड़ियों में से जो है वो देखें उन्होंने अपने जो एग्रीमेंट किया उसके मुताबिक उनको साल के 7.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब इन खिलाड़ियों को जिनको साल के 90 लाख या 1.25 करोड़ मिलना है, उनको एक एक लीग से 3-3 साढ़े 3-3 करोड़ मिल सकते थे, 2 करोड़ तो आराम से मिल जाते। लेकिन उन्होंने अपने आप फायदा सिक्योर कर लिया, अपने आप को साल के लिए इंगेज करके जो है वो पैसे बढ़ा लिए और इन खिलाड़ियों को सस्ते दामों जो है वो क्रिकेट बोर्ड को टगा दिया। तो इसमें इन खिलाड़ियों का नुकसान हुआ, वो 7.5 करोड़ हासिल करने वालों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। उनकी एक कैटेगरी की वजह से मैच फीस भी बढ़ गई, उनकी एक कैटेगरी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट भी उनके सिक्योर हो गए। ये बेचारे जो है वो मुश्किल में आ गए और इस वजह से अब उन खिलाड़ियों में जो पाकिस्तान टीम थी वो यूनिटी नहीं रही जो माजी में हुआ करती थी। क्योंकि यहाँ पे आप पैसों को देखें तो क्लियर एक वो है कि अगर एक खिलाड़ी जो है 7.5 करोड़ ले रहा है, उसको भी एक लीग खेलने की इजाजत है, और एक खिलाड़ी जिसको 1 करोड़ भी नहीं मिल रहा वो भी अगर एक लीग खेलेगा साल में तो उसका नुकसान तो पूरा नहीं होगा। ये 7.5 करोड़ वाले तो अपने नुकसान आराम से पूरा कर लेंगे कि 7.5 करोड़ ये ले लेंगे, 4-5 करोड़ वो किसी एक लीग को खेल ले लेंगे, तो वो तो साल के 12-13 करोड़ कमा लेंगे और इन बेचारों का क्या होगा। तो इस पे टीम में बहुत सारे इख्तलाफात हैं। ठीक हो गया, टीम में इख्तलाफात है। जज साहब हमारे साथ रहिएगा क्योंकि एनओसी पॉलिसी के हवाले से मैं एक और सवाल करूंगा, उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के ऊपर बात करेंगे और फिर सलमान बट के इशू के ऊपर बात करेंगे। खवातीन आजाद यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो जी। मैं स्ट्रेट अवे शोएब जट साहब की जानिब जाऊंगा। शोएब भाई मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह पॉलिसी इश्यूज़ की बात की हमने, एनओसी इश्यूज़ की बात की, तो क्या आप समझते नहीं हैं कि जो नई मैनेजमेंट आई है, स्पेशली ज़का अशरफ साहब ने मोहम्मद हफीज़ को और वहाब रियाज को जो जिम्मेदारियां दी हैं, ये इस एनओसी पॉलिसी को एक दफ़ा रिव्यू करेंगे? क्योंकि जो लड़का 3 फॉर्मेट नहीं खेल रहा उसको इतना ज़्यादा मेरा ख्याल है कि आप बाउंड नहीं कर सकते। फॉर्मेट खेलना सिर्फ जो है ना इशू नहीं है। इशू ये है कि 3 फॉर्मेट अगर वो किसी कोटे पे खेल रहा है, किसी दोस्ती यारी पे खेल रहा है, मनपसंद पे आके खेल रहा है, उसकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं। तो आपको ये बता दूं कि दिसंबर के इख्तिताम के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो रिन्यू होने जा रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों की कैटेगरीज जो है वो ऊपर नीचे आपको होती हुई दिखाई देंगी और बहुत सारे खिलाड़ी जो है आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होते हुए दिखाई देंगे। ये मैं आपको इंतहाई वसूख से ये बात बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ बेहतरी जो है वो हो रही है, कुछ होनी है अभी, तो ये सारा सफर एक बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब इसमें मसला यही होगा कि इनके जो जिन लोगों को इसकी तकलीफ होगी, उन्होंने बड़े पेड किस्म की मुहिमें चलाना शुरू करनी होती हैं। उन्होंने पेड किस्म के जो है वो हैंडलर्स खरीदे होते हैं, जिनको वो अदायगियां करके एक माहौल सा बनाते हैं। कभी सोचना भी मना है, कभी कांट हैंडल देम, कभी क्या इस तरह के बनाते हैं, कभी वो हसनैन लियाकत के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, कभी वो शोएब जट के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। तो इन्होंने अपना काम करना है। क्रिकेट बोर्ड एक सिस्टम है, एक बॉडी है, उसमें अपना काम करना है। ठीक हो गया जट साहब, हम अगर ऐसी बातें करते रहे, ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे, तो वो ब्लैकमेलर्स के बाद कोई और टैग भी यूज करेंगे। पहले क्योंकि आप अकेले ब्लैकमेलर होते थे, अब ब्लैकमेलर्स भी हो गए। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया में टीम हमारी मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैच हुआ, लेकिन वंस अगेन जट साहब सच बात तो ये है कि आपकी सारी बैटिंग लाइनअप मुझे फेल होती हुई नजर आई, और जो कप्तान आउट ऑफ नोवेयर आया वो अगर 200 रन ना बनाता तो आपकी टीम 191 रन पे सारी आउट हो जाती। देखिए, बात यही है कि एक तो ये प्रैक्टिस मैच है, मेरे ख्याल से ना हमें इस बहुत ज्यादा हाइप बना देना चाहिए और ना हमें इस पे बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर हम प्रैक्टिस मैच है ना, उसमें आप अपने फेलियर्स पे ज्यादा नजर रखते हैं बजाय अपनी सक्सेस के। ये अच्छी बात है कि शान मसूद ने 200 रन की बारी ले ली, ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने 400 के करीब रन बना लिए, पर मसला ये है कि क्या जब आप उनके खिलाफ मैदान में उतरेंगे तो यही 11 आपका सामना करेगी? तो बिल्कुल नहीं। वहां पे एक अलग 11 होगी, वो एक अलग मैदान होगा। पाकिस्तान को अच्छा है कि अपनी तमाम चीजें जांचने का मौका मिल रहा है। अब जिस खिलाड़ी ने 200 बनाए हैं, अब
जो मैचेस होंगे उसमें हम उनसे सेंचुरी तो जरूर एक्सपेक्ट करेंगे। मैं फिर यही कहूंगा कि नई टीम है, नया कायद है, मुश्किल टूर है, हम सबको इनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये फाइटिंग क्रिकेट खेलेंगे, चाहे नताइज कुछ भी हो, मैं और हसनैन लियाकत कम से कम उनको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट जरूर करेंगे। अगर फाइटिंग क्रिकेट नहीं होगी तो मैं और हसनैन लियाकत फिर यकीनी तौर पे आईना भी दिखाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जट साहब एक बड़ी पॉजिटिव बात मैंने इस सीरीज में देखी, और दिस इज अ फर्स्ट क्लास मैच, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिस मैच, कि आप अपने मेन पेसर्स को बाहर बैठा रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी को, हसन अली को, और इट्स अ वेरी गुड साइन, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को तो हमने बचाना है, क्योंकि आगे न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने क़यादत भी करनी है, और फिर शायद वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम की क़यादत वही करेंगे T20 में। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो लड़के इसमें उतरेंगे पेस अटैक को लेके, मैं आपको बताऊं, फिर उनमें से कोई एक लड़का जो है वो उसको शाहीन को और उसको जो है वो हसन अली को ज्वाइन करेगा। उसकी वजह ये है कि पर्थ का मैच है, अगर मैं गलत नहीं हूँ पहला, तो वहां पे आपको पेसर जो है वो दरकार होते हैं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान टीम की क्या स्ट्रेटेजी बनती है। बज़ाहिर ये लगता है कि इस पेस अटैक में से एक बॉलर जाएगा और वो ट्राइका में शामिल हो जाएगा। जट साहब, इससे पहले कि मैं अगले टॉपिक पे जाऊं, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको दौरे ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि 1995 के बाद हमने आज तक कोई मैच नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया में, और क्या शान मसूद वो कप्तान होंगे कि जो कौम को खुशी दे सकते हैं, जो कि पिछले 28 साल से नहीं मिली? देखिए, ये सिर्फ एक कप्तान की बात नहीं होगी। अगर ये ऑस्ट्रेलिया के बजाय कोई ऐसा मुल्क होता जहां पे जो है वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड बेहतर होते, तो मैं कहता कि जी नया कप्तान आ जाएगा। ये पूरे टीम यूनिट का और टीम मैनेजमेंट का यहाँ पे अब इम्तिहान है कि मैं फिर यही कह रहा हूँ कि हम अगर 1995 के बाद से नहीं जीते तो ये इसका हरगिज मकसद नहीं कि अब नहीं जीत सकते, और अगर हम 1995 के बाद जो है वो नहीं जीते तो इसका ये भी मकसद नहीं है कि हम अब भी हार जाएं। ठीक है, हमें अच्छी क्रिकेट देखनी है, अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और अब जब आपने इतनी बातें की हैं, आप एक अच्छा स्क्वाड, मतवाजन स्क्वाड बनाकर लेकर गए हैं, तो फिर मेरे ख्याल से अच्छी क्रिकेट दिखानी भी चाहिए। प्रैक्टिस मैच की पहली बारी में शान मसूद ने 200 रन बना लिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारा वो बैटर जिसके इर्द गिर्द हमारी बारी घूमती है, वो आपको पता है कि थर्ड टॉप स्कोरर था। बाबर आजम ने 40 बनाए, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सरफराज ने 41 बनाए। तो यकीनी तौर पे हमारे बैटर्स को अपने आप को जांचने का मौका मिल गया है, और इंशाल्लाह जब मैच आएगा फुल मैच तो हमारे ये बैटर्स बड़ा स्कोर करेंगे। सरफराज के 41 में और बाबर के 40 में डिफरेंस ये था कि सरफराज के 41 87 के स्ट्राइक रेट से थे, और बाबर के 40 तकरीबन 50 से भी कम के स्ट्राइक रेट से थे। अरे जट साहब, मुझे ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी हमारा कप्तान गया, उसके बाद मैं मूव ऑन करूंगा, आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि शान मसूद हमारे कप्तान है, इससे पहले जो भी गया तो वो वहां पे कुर्बानी का बकरा बना, उसके बाद वापस आके कप्तानी भी ले ली गई। लेकिन शान मसूद को अगर हम आउट ऑफ नोवेयर लेके आ रहे हैं, अगर कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रॉ की तरफ जाएं, तो मेरा ख्याल है कि इनको कम से कम टेस्ट की हद तक हमें मौका तो फुल देना चाहिए। मेरी इतलात के मुताबिक इनको पूरे टेस्ट साइकिल के लिए बनाया गया, 1 साल का जो टेस्ट साइकिल होता है उसके लिए इनको कप्तान बनाया गया, और इस सीरीज के रिजल्ट कुछ भी हों, सरफराज ये जो शान मसूद है ये आपको अगले जो है पूरा साल क़यादत करते हुए दिखाई देंगे। ठीक, अच्छा जट साहब, थोड़ा सा आ जाते हैं अब आखिरी इशू जो हमारा आज के इस प्रोग्राम का है। सलमान बट के ऊपर हमने आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया था। सलमान बट एक ऐसा ब्रेन है जिनको यूटिलाइज हम कर सकते हैं, और काफ़ी अरसे से वो सज़ा भी भुगत चुके, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, लिस्ट ए की क्रिकेट खेली, लेकिन पता नहीं क्यों कि वो ऊपर वाला खुदा तो माफ़ कर देता है, लेकिन जो नीचे वाले खुदा हैं, नीचे वाले लोग हैं, वो माफ़ नहीं करते। एक तो मुझे सलमान बट के इशू के हवाले से बताइएगा, क्या वहाब रियाज एंड कंपनी ने इसको मिस हैंडल किया? और दूसरा, क्योंकि सलमान बट की कोई अफगानिस्तान बोर्ड के साथ भी बात चल रही थी, सुना है वो भी कटाई में पड़ गई। देखें, इसमें मैं ग्रेट वसीम अकरम के कोट को जो है ना जरूर दोहराना चाहूंगा कि उन्होंने सही कहा था कि आपने जब फैसला कर लिया तो अपने फैसले पर स्टैंड करते। बात यह है कि सलमान बट ने आईसीसी के वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में सिंगापुर की कोचिंग कर ली, गालिबन 2 टीमों की और भी वो कोच रह चुके। जब आईसीसी को कोई किसी किस्म का एतराज नहीं है उनकी सर्विसेज पे, देखें यहाँ वो कंसल्टेंट थे, एक बात समझने की जरूरत है, वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के कंसल्टेंट थे जिन्होंने सिर्फ मशवरा देना था, लेकिन आईसीसी के वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में वो मुख्तलिफ टीमों के कोच रहे हैं जिनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, इनडायरेक्ट नहीं होता। उन्होंने मशवरा नहीं देना होता, बल्कि उन्होंने बताना होता है, और पूरे मैचेस में ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं। जब वो वहां बैठ गए और वहां पे उन्होंने सारे काम कर लिए, फिर ये एक मुहिम चलाई गई, एक प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ चलाया गया। मैं समझता हूँ कि सलमान बट एक जीनियस है और उनको मौका देना चाहिए था। ये इंतहाई गलत रीत जो है वो कायम की गई है कि आप जो है वो एक शख्स को टारगेट बनाते हैं। हमने जो है वो जब एक बंदे ने अपने जुर्म की सजा काट ली तो उसके बाद आपको क्या उसको सोसाइटी में दोबारा पनपने का मौका नहीं देना चाहिए।
जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं देना चाहिए, वो अपने गिरबानों में झांके कि उन्होंने क्या क्या गुल नहीं खिलाए। सर ये प्रेशर किसका था? सोशल मीडिया का प्रेशर था, मीडिया का प्रेशर था, या कोई ऊपर से कॉल है जिसके वजह से सलमान बट को वापस हटाया गया? यार देखिए, हर तरह का प्रेशर था, सोशल मीडिया का प्रेशर था, कुछ क्रिकेट बोर्ड के अंदर से लोगों ने धमकियां देना शुरू कर दी थी तो इत्तलात के मुताबिक, फिर आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो एक बयान आ गया था, ये तमाम चीजें जो है वो बता रही थी कि सब मिलकर किसी एक शख्स को गिराने में लगे हुए हैं। तो यकीनी तौर पर एम्बैरेसिंग मोमेंट था वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, दुनिया भर में आपकी जगहजाई हुई है। और इसके बाद अगर आप बात कर लें उसके अफगानिस्तान के साथ जो ऑफर थे, मैं समझता हूँ वो खटाई में नहीं है, दैट ऑप्शन इज स्टिल ऑन। हाँ, ये जरूर है कि अब सलमान बट उसमें इसलिए वीक हो गए हैं क्योंकि जब वो सलमान बट को करना चाह रहे थे तब सलमान बट ने कहा था कि मेरे लिए मुल्क पहले है, तो वो अपने मुल्क की प्रायोरिटी पे लग गए। और उसके बाद जो अफगान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने 2-3 और ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर करके उनसे भी बातचीत ऑन कर दी थी। तो सलमान बट बिल्कुल आउट नहीं हुए इस रेस में, बट क्योंकि पहले उन्होंने इनकार कर दिया था तो वो समझते हैं, ऐसा लगता है कि अब वो शायद उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ना हो। लेकिन ये इस तरह के प्रेशर को जज साहब सस्टेन करना चाहिए बोर्ड को भी, और मेरा ख्याल है कि पहले आप अगर एक डिसीजन लेते हैं तो उससे पहले आपको 100 दफ़ा सोच लेना चाहिए। जब डिसीजन ले लें तो आपको जस्टिफिकेशन देना चाहिए। वाब रियाज 8:30 में उनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो मैं ये सोच रहा था कि शायद आके ये बताएंगे, जस्टिफाई करेंगे कि मैंने सलमान बट को क्यों अपॉइंट किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आके उन्होंने पहले 3 मिनट में ये बता दिया कि मैं सलमान बट के फैसले को रिवर्ट कर रहा हूं। तो अगर फैसला कर लिया है तो उसको थोड़ा सा दमखम के साथ आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, कुछ ज्यादा क़यामत नहीं आ जाएगी। देखिए, क्रिकेट बोर्ड का जो पैटर्न है ना वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो है वो एक स्टेटमेंट आ जाती है तो इसका मतलब है कि इसमें वहाब रियाज या क्रिकेट बोर्ड का कोई मामला नहीं है। जब आपका पैटर्न और फिर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वहां से अगर एक स्टेटमेंट आ जाए तो फिर ये बाकी तो यस सर कहने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक हो गया जज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जज साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात की आज बहुत सारे इश्यूज़ पे, सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से बात की, इसके अलावा शादाब खान के इशू पे बात की, फिर पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात की। शादाब खान के इशू पे उनका ये कहना था कि ये एक जर्नलिस्टिक राय नहीं है कि हम उनको कह रहे हैं कि आपकी इंजरी कोई डाउटफुल है, बल्कि पीसीबी इसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। अब देखते हैं कि उनकी इंक्वायरी का क्या बनता है। फिर शादाब खान क्या पाकिस्तान की जानिब से न्यूजीलैंड की सीरीज़ खेलेंगे नहीं खेलेंगे, फिर इंटरनेशनल लीग खेलेंगे जो ILT T20 है वो खेलेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने शायद SPL भी खेली थी लेकिन SPL कैंसिल हो चुकी है। फिर उसके बाद NOCs के इशू पे भी बात हुई जहाँ पर सलमान बट के हवाले से मेरा ख्याल है कि मिलता जुलता मौक़िफ़ है उनका भी। अगर उनको मौका दिया गया था तो उनको चांस भी देना चाहिए था। ये नहीं था कि आप मीडिया के प्रेशर में आके या सोशल मीडिया के प्रेशर में आके कुछ ऊपर नीचे करते हो। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से उनका कहना था कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो ये मैच है इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक फर्स्ट क्लास मैच है। इसके हवाले से हम अपडेट्स आपके साथ ज़रूर शामिल करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस फर्स्ट क्लास मैच में पाकिस्तान का एक अच्छा रिजल्ट निकले ताकि पाकिस्तान अगले जो मैच है जो कि पर्थ में खेला जाएगा उसमें पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे। ख़वातीन-ओ-ज़ात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।